Okay, so last time what we did was we had a look at the introduction to electromagnetism as a course, and at the end of that lecture, we saw what the course contents of this course will be. Now, moving on towards vector analysis part of that course, we will take a look at the contents of vector analysis part. In vector analysis part, we have vector, first one we have a vector algebra, and then we have orthogonal coordinate systems, and then we have vector calculus. These are basically the parts of this section of our course. अब अगर हम देखें कि वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, तो बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा इज़ द थिंग इज़ कंप्राइज्ड ऑफ द थिंग्स दैट यू स्टडीड इन मैट्रिक और एफएससी. इसके अंदर क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी. फिर मूविंग ऑन टू ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, तो हम रेफरेंस सिस्टम्स जो हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा. उसके बाद वेक्टर कैलकुलस की तरफ मूव करेंगे. वेक्टर कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स होगी. लाइन हो, उसके अंदर वेक्टर के अंदर कौन कौन से टाइप्स, जैसे लाइन, सरफेस, वॉल्यूम इंटीग्रल्स, ये क्या होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी सम स्पेशल ऑपरेटर्स लाइक डेल ऑपरेटर, हाउ वी आर गोइंग टू implement the del operator on different types of vectors. Then we will be moving on towards gradient, divergence and curl operations. After all these things, we will be moving towards some theorems like Stokes theorem and one or two other theorems जो हम अप्लाई करेंगे on different vectors to get a gist of what those theorems are and how they can be applied to calculate the things that we wanted that we want to calculate. तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा दैट विल बी रिलेटेड टू वेक्टर अलजेब्रा. वेक्टर अलजेब्रा के अंदर सबसे पहले क्या है, बेसिक लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. दीज आर द थिंग्स दैट यू नो ऑलरेडी, सो विल मूव प्रीटी क्विक. एक वेक्टर ए जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं. या तो ये है कि आप उसको एज ए या तो ये है कि आप उसको एज ए सिंपल अल्फ़ाबेट लिखें, और अल्फ़ाबेट लिखने के बाद हम बेसिकली क्या करें, उसको बोल्ड कर दें, जैसे यहाँ पे किया गया है. ठीक है. और दूसरा जो तरीका होता है हमारे पास, वो होता है कि हम एक अल्फ़ाबेट ऐसे ए लिखें और ए के ऊपर जो है वो हम एक एरो डाल दें. ये जो एरो है बेसिकली जब जब तक आप इस तरह से नहीं लिखेंगे तब तक इस चीज़ को आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे कि आप एक वेक्टर की बात कर रहे हैं. यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो ए लिखा हुआ है बेसिकली ये मेन वेक्टर है, और उसको उसने कहा इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ टू मेन थिंग्स. यहाँ पे एक सिंपल ए आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और एक आपको जो है वो ए हैट नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द यूनिट वेक्टर विच इज़ डिपिक्टिंग द डायरेक्शन. अब यूनिट वेक्टर जो होता है वो बेसिकली एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, जिसका काम सिर्फ ये होता है कि उसने एक डायरेक्शन बतानी होती है. डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा हमेशा 1 होगा, इसीलिए हम उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं. तो बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम है उसकी डायरेक्शन को एलेबोरेट करना. सिमिलरली अगर हम ए के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये मॉड हम किस तरह से निकालते हैं वो आप ऑलमोस्ट इसको पहले से ही जानते हैं. अब वैल्यू ऑफ व्हाट डू वी हैव टू डू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए हैट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो मेन वेक्टर का जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगी उसको हम उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा बेसिकली दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ए हैट हियर. ठीक है. तो मूविंग ऑन, हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक एनिमेशन है, इसके अंदर यूनिट वेक्टर्स को दिखाया गया कि क्या है. तो अगर आपको याद हो तो एफएससी और मैट्रिक के अंदर आप लोग क्या किया करते थे कि आई हैड, जे हैड और के हैड बेसिकली यूनिट वेक्टर्स हुआ करते थे. आई हैड जो था वो दैट वेक्टर वाज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सिमिलरली जे हैड वाज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड के हैड वाज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ जी एक्सिस. लेकिन इसके अंदर हम इस अपनी आसानी के लिए इस कोर्स के अंदर हम थ्रू आउट दिस कोर्स हम आई हैट, जे हैट और के हैट की जगह जो नोटेशन यूज़ करेंगे वो एक्स हैट, वाई हैट और जी हैट करेंगे, ताकि कन्फ्यूजन से बचा जा सके. अमूमन आई हैट, जे हैट, के हैट यूज़ होते हैं. यहाँ पे यूज़ ना करने का मकसद ये है कि हम वी हैव टू डील विद सेवरल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन दिस कोर्स. तो जब हम एफएससी में थे तो हम सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में थे, हमें पता था एक्स, वाई और जी के अलावा और कोई एक्सेस नहीं है, तो ये याद रखना हमारे लिए आसान था. बट अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब एनालिसिस अपना कर रहे होंगे तो देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी कि आप भूल जाएं. उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो हमारे एक्सेस होंगे उसी के ऊपर हैट डाल के उसको एज ए यूनिट वेक्टर
हम लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको आई हैट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स नज़र आ रहा है और जे हैट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई नज़र आ रहा है। अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को देखें तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। ये वही बात है जो डेफिनेशन हमने पहले की कि एक्चुअली यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक हो गया। अब अगर हम ये देखें कि अगर हम एक्स कंपोनेंट, हमें पता है कि जो भी वेक्टर होगा जो एक्स वाई प्लेन के अंदर पड़ा होगा बेसिकली वो दो कंपोनेंट से मिलके बना होगा। अगर वो एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा, अगर एक्स वाई जी के अंदर होगा तो फिर वो तीन कंपोनेंट से मिलके बना होगा। एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होगा, एक वाई का, एक जी का। सिमिलरली ये अभी हम एक्स वाई 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो जो भी वेक्टर ए है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना होगा, एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट और एक वाई एक्सिस का। तो अगर हम एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को कुछ वैल्यू दें और वाई एक्सिस के कंपोनेंट को कुछ वैल्यू दें तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर नज़र आ रहा है यहाँ पे सी। अगर आप देखो तो यहाँ पे ए एक्स आई हैट जो है बेसिकली ये एक टोटल वेक्टर ए एक्स वेक्टर को जाहिर कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि इस वेक्टर को आप वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जस्ट अ सेकंड, मेरा ख्याल है हम यहाँ पे लिख नहीं सकते। ओके, दिस इज़ एन एनिमेशन सो इट इज़ नॉट अलाउइंग मी टू राइट हेयर। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो बेसिकली हम ए एक्स के ऊपर एरो अगर डाल देंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू ए एक्स आई हैट। सिमिलरली अगर हम ए वाई के ऊपर एरो डाल देंगे या ए वाई को बोल्ड करके लिख देंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू जे हैट ए वाई, जे हैट being the unit vector and ay being the magnitude of this vector। तो ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर का जो एडिशन है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बेसिकली हमारे पास सी वेक्टर है, ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट। अगर हम इस वेक्टर को जाहिर करना चाहेंगे इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम इस तरह से जाहिर कर सकते हैं। अगर हम इसका मॉड लेना चाहेंगे तो वो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि यूनिट वेक्टर्स जो है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड के साथ मिलके हमें एक एक्चुअल वेक्टर जो है उसकी वैल्यू देते हैं। ठीक हो गया। फिर हम आ जाते हैं कि इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स का क्या मतलब है? दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं सिर्फ इसके लिए ये है कि दो कंडीशंस जो हैं उनको सेटिस्फाई करना लाजमी है। दे विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट वेक्टर्स आर इक्वल। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बराबर हों तो द कंडीशंस दैट वी हैव टू सेटिस्फाई will be कि magnitude of A will be equals to the magnitude of vector B and similarly the unit vector of A is also equals to the unit vector of B। तब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वेक्टर्स हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब एक और यहाँ पे चीज़ होती है, एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं आइडेंटिकल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं इट डजेंट नेसेसरीली मीन्स कि वो दोनों वेक्टर्स जो हैं वो आइडेंटिकल होंगे। अगर आपको दो वेक्टर्स नज़र आएँ, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर हों, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की ही डायरेक्शन के अंदर हो, यानी कि बी ए हैट जो है वो बी हैट के बराबर हो और सिमिलरली ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये इक्वल वेक्टर्स हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों आइडेंटिकल वेक्टर हैं। आइडेंटिकल वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि दे आर लाइंग एट डिफरेंट पॉइंट्स इन दिस प्लेन। फॉर दिस वेक्टर टू बी आइडेंटिकल हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर होना पड़ेगा, बिल्कुल ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। अगर ये दोनों ऑन टॉप ऑफ वन अनदर होंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर बेसिकली आइडेंटिकल वेक्टर्स। ठीक हो गया। सो आइडेंटिकल वेक्टर्स को समझ लेने के बाद हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट केस की तरफ। इसके अंदर हमारे पास आ जाती है वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये चीज़ें जो हैं वो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स हियर, बट वन इज़ कॉल्ड हेड टू टेल रूल एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड पैरेललोग्राम रूल। तो इसके अंदर क्या होता है? हेड टू टेल रूल का तो आपको पता है, इफ़ वी हैव टू add a vector b into vector a then we will have to place the tail of vector b at the head of vector a and the resultant vector will be the from the tail of vector a to the head of vector b। this c here is the resultant vector। इसी तरह से अगर हम पैरेललोग्राम रूल की तरफ जाएं तो अगर दोनों टेल्स हमारी जो हैं वो वेक्टर्स की वो एक दूसरे के ऊपर हों तो वेक्टर a एंड b वी हैव टू ऐड दीज टू वेक्टर्स। हम क्या करेंगे कि हम इसी तरह की एक रिफ्लेक्शन वेक्टर ए के हेड के ऊपर बनाएंगे और वेक्टर ए की एक रिफ्लेक्शन वेक्टर बी के हेड के ऊपर बनाएंगे, तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। उसका जो डायगोनल होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। तो ये हमारे पास दो रूल्स हैं इसके जो वेक्टर एडिशन के हैं। दिस इज़ प्रीटी सिंपल, वी डोंट नीड टू गो इनटू मोर डिटेल्स ऑफ दिस। अगर आप एनिमेशन के थ्रू देखना चाहें तो दीज आर
बेसिकली द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर आप यहाँ देखें तो ए और बी ये दोनों जो हैं ऐड अप हुए हैं, तो C1 जो है दैट दिस इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दिस ए प्लस बी, और इसी तरह से अगर हम बी प्लस ए कर रहे हैं तो C2 हेयर इज़ द रिजल्टेंट ऑफ बी प्लस ए। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये दोनों चीज़ों को अगर हमें वन ऑन टॉप ऑफ वन अनदर देखें तो C1 और C2 आपको नज़र आएंगे कि दोनों जो हैं वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव रूल जो है हमारा उसको फॉलो करती है। ठीक हो गया। इसी तरह से मूविंग ऑन टुवर्ड्स अदर प्रॉपर्टीज़ जो वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई करता है, उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कम्युलेटिव और एसोसिएटिव लॉ जो हैं वो, कम्युलेटिव को तो हमने अभी देख लिया और एसोसिएटिव लॉ जो है इसको भी ये फॉलो करता है। अगर आप इसको भी चेक करना चाहें तो यू ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू टेक 3 वेक्टर्स और आप उन तीनों का जो है वो एडिशन करके जो रिजल्टेंट वेक्टर है उन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लें, वाइल कीपिंग इन माइंड के मैग्नीट्यूड जो है वाइल ड्राइंग बी प्लस सी उसको आप जहन में रखें दोनों साइड्स के लिए। तो यू विल सी दैट द वेक्टर एडिशन बेसिकली ओबेज एसोसिएटिव लॉ। आगे हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के अंदर की तरफ। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए हमने कहा था हमारे लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम b को नेगेटिव b लें, और नेगेटिव b का मतलब क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b विल बी रिवर्स्ड। जब हम नेगेटिव b ले लेंगे तो हम जिस तरह से एडिशन दो वेक्टर्स की करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लेंगे। तो वही इसने यहाँ पे किया है कि b को उसने नेगेटिव b किया है और नेगेटिव b में उसने डायरेक्शन ऑफ b जो है उसको इन्वर्ट कर दिया। उसको इन्वर्ट करने के बाद उसने एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर लिया फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर ए टू द हेड ऑफ वेक्टर माइनस बी। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है यहाँ पे बेसिकली ये शो कर रहा है कि ए माइनस बी क्या होगा। इसी तरह से अगर आप आगे चलें और देखें कि बी और ए का अगर आप एडिशन करें और वो क्या होगा, तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस केस में आपके पास क्या हो रहा है, सी प्लस बी नज़र आ रहा है। बेसिकली सी प्लस बी इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे है वो आपके पास ए है। तो ये तो सिर्फ ऐसे एक डिपिक्शन है आपको दिखाने के लिए कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से होती है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग वे, a माइनस बी इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ वेक्टर a विद नेगेटिव ऑफ वेक्टर b। और नेगेटिव वेक्टर b का मतलब क्या है, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट द डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ b। तो बेसिकली a हैट की जगह वहाँ पे माइनस a हैट आ गया। इसमें एक चीज़ जो आप लोगों के करने की है वो ये है कि आपने ये सोच के बताना है कि डज वेक्टर सब्ट्रैक्शन ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो मैं आपसे आपके सेशन के अंदर आपसे पूछूंगा कि इसका मतलब जो है वो क्या होता है। क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जैसे हमने देखा कि वेक्टर एडिशन तो ओबे करती है कम्यूटेटिव लॉ को, तो क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगी? मतलब a माइनस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है क्या वो बराबर होगा b माइनस ए के? इसके ऊपर आपने सोचना है, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम दो और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की तरफ जिनको हम बोलते हैं पोजीशन एंड डिस्टेंस वेक्टर। पोजीशन और डिस्टेंस वेक्टर क्या होते हैं कि वो कहता है, फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास एक पॉइंट ये है जिसको हमने P1 का नाम दे दिया। फिर वो कहता है कि हमारे पास एक पॉइंट जो है वो ये है जिसको हमने P2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब जो पोजीशन वेक्टर अगर हम देखें तो पोजीशन वेक्टर का काम होता है कि वो ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक जो है वो जिस पॉइंट जो भी पॉइंट आपने प्लेन स्पेस के अंदर लिया, यहाँ पे जिसने ये पॉइंट लिया है ये एक्स वाई जी तीनों एक्सिस के अंदर है, इसका मतलब ये 3 डायमेंशंस के अंदर है। तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो वेक्टर होगा उसको हम बोलेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर है P1 का। सिमिलरली जो अगर हम देखना चाहें कि P2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ओरिजिन पॉइंट से लेकर P2 तक जो वेक्टर पॉइंट कर रहा होगा R2 यहाँ पे, वो आपको पोजीशन वेक्टर नज़र आएगा फॉर पॉइंट 2। और अगर आप ये देखना चाहें कि डिस्टेंस वेक्टर क्या है, तो डिस्टेंस वेक्टर होता है बेसिकली एक वेक्टर जो, अगर हम डिस्टेंस वेक्टर देखना चाहते हैं फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, तो एक ऐसा वेक्टर जो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ पॉइंट कर रहा हो, इन दोनों के दरमियान में जितना भी डिस्टेंस है वो बता रहा हो, उसको हम डिस्टेंस वेक्टर कहते हैं। तो वो यहाँ पे R12 के साथ हमने मेंशन किया हुआ है। तो R12 बेसिकली होता क्या है, R2 माइनस R1। R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 2, और R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप डिस्टेंस वेक्टर देख रहे होगे फॉर फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, तो हमेशा पॉइंट 2 के पोजीशन वेक्टर में से पॉइंट 1 को माइनस करोगे तो आपको डिफरेंस पता लगेगा, बिकॉज पॉइंट 2 जो है वो दूर है। सिमिलरली अगर आप डिस्टेंस वेक्टर देख रहे होगे विच इज़ पॉइंटिंग फ्रॉम पॉइंट 2 टुवर्ड्स पॉइंट 1, तो फिर आप क्या करोगे, P1 माइनस P2 करोगे। तो इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है। R12 जो आपके पास है दिस विल बी इक्वल्स टू R2 माइनस
R1। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम, आगे आ जाती है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो तीन तरह की, जो मोटी मोटी प्रोडक्ट्स हैं वो तीन तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट के अंदर क्या है कि एक वेक्टर होता है आपके पास और एक स्केलर होता है आपके पास। जब वो स्केलर उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये सिंपल प्रोडक्ट है। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो के है बेसिकली ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, दिस कुड बी ए कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी लाइक 4.5 एनीथिंग। और जब हम इसको किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। और होता क्या है सिंपली कि द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज बेसिकली मल्टीप्लाइड विद दैट स्केलर क्वांटिटी। तो के जो है वो उसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया यहाँ पे ए, जिसका मैग्नीट्यूड जो था वो 1 था। ठीक है, और मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2a। 2a हमारे पास क्या होगा, वही वेक्टर उसी डायरेक्शन में होगा लेकिन अब उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 की बजाय क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 2, जो कि बराबर हो जाएगा 2 के। तो अब यहाँ पे आपको उसी डायरेक्शन में वेक्टर मिलेगा ए, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो पिछले वाले यानी सिंपल ए से डबल हो जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोडक्ट है, इसके अंदर एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। फिर हम आ जाते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की तरफ। अब स्केलर या डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, दिस इज ए डॉट बी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ए भी एक वेक्टर है और बी भी एक वेक्टर है। दोनों वेक्टर्स के दरमियान में ये प्रोडक्ट है। अभी तक हमने पहले जो देखा था वो एक स्केलर और एक वेक्टर था। जब दो वेक्टर्स के दरमियान में प्रोडक्ट आता है तो वो दो टाइप्स की होती हैं, एक को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, एक को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली होता क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, बेसिकली ये हमारे पास जो है वो स्केलर प्रोडक्ट होती है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, फर्ज कर लिया यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको फिलहाल इग्नोर कर दें। हमने क्या किया, हमने ये देखा कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और ये जो थीटा ए बी है हमारे पास वो यहाँ पे है थीटा ए बी। ठीक है, हम देखना ये चाहते हैं कि ए डॉट बी जो है हमारे पास वो क्या है। तो बेसिकली ए डॉट बी हमारे पास क्या होगा, इसमें सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बी का वो हिस्सा जो इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है। बी के दो प्रोजेक्शन हैं, ठीक है, एक ये और दूसरा ये, यानी कि बी का वो मैग्नीट्यूड जो इन द डायरेक्शन ऑफ ए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका वो मैग्नीट्यूड जो इसकी इन द डायरेक्शन ऑफ ए है वो हमारे पास क्या है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से अगर हम देखें तो थीटा के अपोजिट वाला जो होगा वो बी साइन थीटा होगा, और जो दूसरा होगा वो आपके पास बी कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ए की डायरेक्शन में बी का जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, तो वो बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है। तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए विद द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो बेसिकली आप इसको देखोगे, हम जब भी एप्लीकेशन इसकी देखेंगे, डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि हम हमेशा बात ये कर रहे होंगे, हम ये देखना चाह रहे होंगे कि जब बी की जो प्रोजेक्शन है ए के ऊपर वो क्या है, तो हम हमेशा ये देखेंगे कि उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ क्या आ रहा है। अगर हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करेंगे कि उसकी डायरेक्शन में क्या है, तो हम क्या करेंगे कि उसका उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल अभी मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर पाया, तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एफ डॉट डी की। एफ डॉट डी हमारे पास क्या होता था, वर्क होता था। ठीक है, अब वर्क जो होता है हमारे पास बेसिकली, सॉरी ये वेक्टर नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो एफ डॉट डी का मतलब क्या, अगर हम ये देखें कि हमारे पास एक बाल्टी है और उसको हम ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं उसके बिल्कुल ऊपर खड़ा होकर उसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डी ने जाना है, ठीक है, तो वो दोनों फोर्स और डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अगर बराबर होंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, उन दोनों के दरमियान में जो थीटा होगा वो हमारे पास जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ वो उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो आंसर होगा एफ डी, हम ये देख रहे होंगे कि जो एफ है उसकी कितना, जो एफ की प्रोजेक्शन है वो डी के डायरेक्शन में है, और इस केस में वो सारी की सारी डी की डायरेक्शन के अंदर ही है। तो हमारे पास जो वर्क आएगा वो एफ डी आ जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा, इस केस में थीटा जो है हमारे पास जीरो है, तो कॉस जीरो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर मैं ये करूं कि वो बाल्टी पड़ी हुई है और मैं एक एंगल के ऊपर एक एंगल के साथ उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दूं, तो उससे मेरे पास क्या होगा कि कुछ फोर्स, अब अगर ये है डायरेक्शन डी की, यानी कि जिधर मैंने लेके जाना था, जिस साइड पे मैंने मूव करवाना था उस ऑब्जेक्ट को, और ये है डायरेक्शन मेरे फोर्स की। ठीक है,
तो कौन सी फोर्स ऐसी है जो बेसिकली वर्क करवाने में हमारा साथ दे रही है, वो वाली जो इसकी डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसको दो डायरेक्शन बना लें और एक को हम कह दें कि ये हमारे पास जो है वो एफ कॉस थीटा है, सॉरी साइन थीटा है, और ये हमारे पास एफ कॉस थीटा है, तो कौन सी फोर्स है जो इन द डायरेक्शन ऑफ डी है, एफ कॉस थीटा है। ठीक है, यही वो फोर्स है बेसिकली जो काम कर रही है। जो ये साइन थीटा वाली फोर्स होगी, क्योंकि वो इसकी डायरेक्शन में नहीं है, वो ज़ाया हो रही है। तो उस फोर्स वेक्टर का वो वेक्टर जो इन द डायरेक्शन ऑफ डी है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास जो डब्ल्यू आएगा वो हमारे पास आएगा एफ डी कॉस थीटा। तो जब भी हमने ये देखना होगा कि हमारा कोई वेक्टर जो है उसकी प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर क्या है, तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे उस वेक्टर के साथ, उस वेक्टर की यूनिट वेक्टर के साथ। और अगर हम ये देखना चाहेंगे कि उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, वो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द अदर वेक्टर ऑन टू दैट वेक्टर। तो ये चीज़ जो है हम बेसिकली डॉट प्रोडक्ट के अंदर देखते हैं। अब वो कहता है ये अगर हमारे पास ए एक वेक्टर हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है और बी एक वेक्टर हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ए डॉट बी हमारे पास क्या होगा, ये इसने ए वेक्टर जो है टोटल मेंशन किया हुआ है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन के अंदर हमारे पास तीन एक्सिस हैं। अगर हम ए को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स हैट ए एक्स प्लस वाई हैट ए वाई प्लस जी हैट ए जी, और बी वेक्टर को लिखना चाहें तो एक्स हैट बी एक्स प्लस वाई हैट बी वाई प्लस जी हैट बी जी। ये दो वेक्टर्स हमारे पास हैं। इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बेसिकली होगा क्या, जो प्रोडक्ट का पुराना रूल है उसकी तरफ चलेंगे कि हम पहले इस चीज़ को उठाते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, फिर इसको उठाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, फिर इसको उठाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, सिमिलरली ये। ठीक है, इसके लिए क्या है, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक्स डॉट एक्स क्या होता है, एक्स डॉट वाई क्या होता है, एक्स डॉट जी क्या होता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता लग गया कि एक्स डॉट एक्स और एक्स डॉट वाई और एक्स डॉट जी का मतलब क्या है। अगर एक्स वाई और जी इन तीनों चीज़ों को हम देखें तो ये तीनों डायरेक्शंस जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए तो हम इन्हें ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो जब एक्स डॉट वाई लेंगे तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्रीज़ है, और कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो। इसी तरह से वाई डॉट जी लेंगे तो उसके अंदर भी एंगल 90 डिग्रीज़ है। ठीक है, और कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी x बाकी किसी से भी मल्टीप्लाई होगा जवाब ज़ीरो आएगा, इसी तरह y बाकी किसी से मल्टीप्लाई होगा जवाब ज़ीरो आएगा, इसी तरह z बाकी किसी से मल्टीप्लाई होगा जवाब ज़ीरो आएगा। द ओनली टाइम जवाब 1 आए वो उस टाइम होगा जब x जो है वो अपनी ही डायरेक्शन के अंदर डॉट प्रोडक्ट लेगा। ठीक है, तो उस केस में हम देखें तो x डॉट एक्स वाई डॉट वाई जी डॉट जी ये हमेशा इक्वल्स टू 1 होंगे, और x डॉट वाई वाई डॉट जी डॉट एक्स सिमिलरली y डॉट एक्स जी डॉट वाई और x डॉट जी ये सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जवाब हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम a डॉट बी लिखें तो हमारे पास पहला जब इससे मल्टीप्लाई हुआ x डॉट एक्स इक्वल्स टू 1, यहाँ आ गया ए एक्स बी एक्स, वो 1 आ गया, कैंसिल गायब हो गया। इसी तरह ए वाई बी वाई, इसी तरह ए जी बी जी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास जो रिजल्टेंट निकल रहा है डॉट प्रोडक्ट का, उसमें हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट है इट ऑलवेज विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हुए हैं लेकिन जवाब जो है हमारे पास क्या आया है, एक स्केलर क्वांटिटी आई है। ठीक हो गया, फिर हम मूव करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ये वही है, आपको शो कर रहा है कि अगर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। अब प्रोडक्ट को वो कहता है कि प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करती है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो भी फॉलो करती है। इसको भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग सम वेक्टर्स और उसको आपस में मल्टीप्लाई करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूव इसका कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे वो आपको ये दिखा रहा है कि कॉज और थीटा का जो है वो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट क्या होता है। अब एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आएगा, जो भी रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आनी है, वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा जो है वो इन दोनों मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब कॉस थीटा आपके पास 1 हो जाएगा। एट दैट पॉइंट आपके पास जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी का जो मैक्सिमम लिमिट है वो हमारे पास होगी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए विद मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बाकी मैक्सिमम वैल्यू वो होगी जिसमें दोनों मैग्नीट्यूड सिंपल मल्टीप्लाई हो गए और आगे 1 है। उसके अलावा वो 1 से नीचे जाएगा, कभी माइनस में जाएगा, कभी प्लस में जाएगा। तो वैल्यू उससे कम हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है, उन दोनों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट से ज़्यादा जो है वो किसी सूरत नहीं हो सकती। तो अगर हम कहें कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है और बी का मैग्नीट्यूड 1 है,
तो एंगल हमारे पास अगर 0 है तो उस केस में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है प्रोडक्ट की, वो है 2, ठीक है, क्योंकि सारे का सारा जो वेक्टर है उसकी प्रोजेक्शन जो है वो उसी के ऊपर है, कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो उसकी डायरेक्शन के अंदर ना हो। जब थीटा चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हमारे पास वो कंपोनेंट भी आना शुरू हो जाएगा जो उसकी डायरेक्शन में नहीं है। तो अब इसका जो वो कंपोनेंट जो इसकी डायरेक्शन में है वो इसका कॉज कंपोनेंट है, ठीक है, वो कॉज कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय दिस वेक्टर इटसेल्फ, तो a इंटू बी कॉज थीटा। अब थीटा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, 90 के करीब जाती जाएगी, वैसे वैसे वैल्यू थीटा की जो है, कॉज थीटा की जो वैल्यू है वो 0 के करीब जाती जाएगी। जैसे ही 90 डिग्री पूरा हो जाएगा इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर हम इसको देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस में या फिजिकल टर्म्स के अंदर इसका मतलब क्या है, तो मैंने आपको कहा था कि ये हमेशा डॉट प्रोडक्ट होती है इसका मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड तो अभी है, लेकिन अगर ये 90 डिग्रीज के ऊपर हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर एक लैंप आप रख दो तो इसका कोई भी प्रोजेक्शन इसकी इस डायरेक्शन के अंदर नहीं है, ये कम्प्लीटली परपेंडिकुलर है इसके साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई प्रोजेक्शन इसके साथ नहीं है, इसका मतलब प्रोजेक्शन इज 0 मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। जब आप 90 से ऊपर निकल जाओगे वंस अगेन प्रोजेक्शन आ गई है जो इस डायरेक्शन में है, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, ये प्रोजेक्शन है। यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्शन देखो तो उसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है जो कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस है, इसीलिए उसके साथ माइनस का साइन आ रहा होगा, आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा 0 के करीब 180 के करीब जाता जाएगा, वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती जाएगी। एट 180 डिग्रीज वैल्यू विल बी -2। अभी प्रोजेक्शन मैक्सिमम है लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो वैल्यू है उसकी वो -2 है। तो ये थीटा का इफेक्ट है आपकी डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। तो लेट्स क्लोज आवर लेक्चर फॉर टुडे। जो भी आपको इसके अंदर प्रॉब्लम हो वो अभी आप इंटरेक्टिव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।